गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 3, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? एक और पॉलिटिकल पार्टी का इंडिया में स्प्लिट हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। पॉलिटी का वही पुराना सा टॉपिक है लेकिन कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। तो आज थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन लॉ, थोड़ा सा मर्जर, स्प्लिट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं वो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट होता है। जब शिवसेना वाला केस हुआ था, स्प्लिट हुआ था शिवसेना के अंदर, तब भी हम लोगों ने बहुत बार इस बारे में बात किया था। तो रिपीटेड सा टॉपिक है, बेसिकली रिवीजन पर्पस के लिए मैंने इस टॉपिक को आज सिर्फ यहाँ पे ऐड किया है। उसके अलावा इंडिया चाइना के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्पेशली पेंगोंग सो के लेक के आसपास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे लोकेशन वाइज। ये भी रिपीटेड टॉपिक है। एडॉप्शन इन इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स के लिए खैर कुछ खास इस आर्टिकल में है नहीं। थोड़ा बहुत बात करेंगे सिचुएशन इन पाकिस्तान और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। यही टैक्स सेक्शन है, रिपीटेड सा है ये भी। तो ज्यादा मुझे कुछ इसमें खास लगा नहीं, लेकिन एक दो पॉइंट आपको मिलेंगे जो प्रीलिम्स के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं। उसके अलावा फ्री स्पीच के बारे में आज एक एडिटोरियल दिया गया है। नोट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल्स इसमें कुछ खास दी नहीं गई हैं, लेकिन हाँ रिवीजन पर्पज के लिए आज हम लोग करेंगे। लेकिन मतलब आउट ऑफ 5 अगर मैं आपको बोलूं, आज के न्यूज़पेपर में आई विल गिव ओनली 2.5 स्टार। कोई कुछ खास नए आर्टिकल्स हमें करने को नहीं मिलेंगे, बट या मजा आएगा क्योंकि रिपीटेड टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग बेटर है पहले से। चलिए जी। तो अजीत पवार स्प्लिट्स एनसीपी रिटर्न्स एज द डेप्यूटी सीएम, 8 मोर जॉइंट्स कैबिनेट। तो महाराष्ट्र में काफी आजकल ड्रामा हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। पहले इलेक्शंस हुए, उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे जी सीएम बने कोलिशन के साथ। उस कोलिशन में एनसीपी थी, कांग्रेस थी और उनकी जो पार्टी थी शिवसेना वो थी। फिर उसके बाद जो है भैया शिंदे साहब अलग हो गए, उनकी पार्टी से इन्होंने अलग पार्टी बना ली, वो एक अलग पूरा इशू चला। अब अजीत पवार जी जो है वो अपनी पार्टी से, मतलब जो एनसीपी है जो शरद पवार ने बनाई थी, उनसे अलग हो गए हैं कुछ एमएलए को लेके। और ये सिर्फ अलग ही नहीं हुए हैं, बल्कि ये बीजेपी के साथ, मतलब वहां पे जो पार्टी है शिंदे जी की, उनके साथ ही आ गए हैं और इनको डेप्यूटी सीएम भी बना दिया गया है। तो महाराष्ट्र में इस समय दो डेप्यूटी सीएम है, एक तो ये अजित पवार जी नए जो बने हैं कल, और उसके अलावा जो फडणवीस हैं वो पहले से थे। तो दोनों डेप्यूटी सीएम हो गए, शिंदे साहब जो है वो सीएम हो गए। तो काफी एक पॉलिटिकल ड्रामा, एक जैसे एक कोई वेब सीरीज होती है ना पॉलिटिकल ड्रामा के बारे में, तो ऐसा कुछ चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन ये पूरा थोड़ा देखिए, हमें इसकी पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं जाना है, हमें तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ठीक ठाक सी चीजें पढ़नी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। प्रेजेंटली देखिए क्या है, और हमारे यहाँ पे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। कहता है आर्टिकल 324 of the constitution provides that the superintendence, direction and the control of the election is vested in the election commission। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास मेन पावर होती है, आपको अच्छे से पता है। जब शिंदे वाला ग्रुप जो अब अलग हुआ था और शिवसेना से, उस समय पे भी जो उनकी सिंबल की बात हुई थी, वो सारा किसके द्वारा डिसाइड किया गया था? वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किया गया था। इलेक्शन कमीशन रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंडर में। उसके अलावा जो 1961 का जो रूल है, जो रूल 5 है, वो स्पेसिफिक सिंबल्स देने की बात करता है किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को। पॉलिटिकल पार्टीज को, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को अलग से सिंबल दिए जाते हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको अलग से सिंबल दिए जाते हैं। तो वो सारी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हमारे यहाँ पे रहती है। तो कुछ कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए, बट जो मेन यहाँ पे है वो है हमारा एंटी डिफेक्शन, जो कि पॉलिटिकल स्प्लिट्स और मर्जर्स की बात करता है। इनिशियली जब 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, उस समय ये कहा गया था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी नेता, पॉलिटिशियन लोग, अगर वो अपनी पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो भाई इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन ये भी कहा गया था, फिर बाद में कंट्रोवर्सी हुई, फिर इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर 1/3, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में सपोज 9 एमएलए हैं, 9 में से 1/3 मतलब 3 एमएलए अगर अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, उस केस में हम इसे स्प्लिट कहेंगे और उनको उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन बाद में इसके लिए भी कंट्रोवर्सी हुई, फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, 1/3 नहीं, 2/3, अगर 2/3 मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो फिलहाल
ये 2/3 वाला रूल है, ये आपको एक तो यहाँ पे पता होना चाहिए। तो does the at least 2/3 of the member of the party have to be in the favor of the merger for it to possess validity in the eyes of the law? 2/3 मेंबर अगर मर्जर कर लेते हैं तो उस केस में उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। कहता है अ स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी वोंट बी कंसिडर्ड इफ अ डिफेक्शन इफ द कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद द अनदर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाती है तो उसमें स्प्लिट वाला एंगल यहाँ पे नहीं लगता है। उसके अलावा अगर कोई मेंबर्स, ठीक है, वो अपनी ही नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, किसी के साथ मर्ज नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो उस केस में भी उनके ऊपर नहीं लगता है इफ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इज क्रिएटेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द वन पार्टी। ठीक है, उसके अलावा स्पीकर और या जो चेयरमैन होते हैं हमारे, उनके पास भैया फाइनल अथॉरिटी होती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की। ठीक है, उनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनल जो कानून है उसके अंदर ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनके पास कोई भी पावर नहीं है, मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है इन केस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जो स्पीकर होता है, जो चेयरमैन होता है, उसका डिसीजन ही फाइनल होता है। नो जुडिशियल इंटरवेंशन, नो जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ये चेंज किया गया 92 के अंदर, ठीक है, कि हो तो होलोहान केस में, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसको हटा नहीं सकते। जुडिशियल रिव्यू तो होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जब कोई मामला स्पीकर के पास जाता है, अब स्पीकर उसको डिसीजन लेने में 5 महीने ले सकते हैं, 6 महीने ले सकते हैं, साल भी ले सकते हैं, 2 साल भी ले सकते हैं। जब तक वो मामला स्पीकर के पास है, जब तक स्पीकर का डिसीजन नहीं आता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, तब तक कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करता है। लेकिन एक बार अगर उसका डिसीजन आ जाता है स्पीकर का, तो उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि भाई उनका डिसीजन जो है वो लाइक वो प्रॉपर जस्टिस डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर उसके अंदर कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है, फिर कर सकता है। फाइनल डिसीजन का रिव्यू हो सकता है, लेकिन जब तक प्रोसीजर उनके हाथ में होता है स्पीकर के, तब तक नहीं करेंगे। अब प्रेजेंट केस की अगर बात करें, एनसीपी जो है के पास टोटल 53 एमएलएज हैं, राइट? 53 एमएलएज में से पवार साहब जो हैं, जो अभी डेप्यूटी जो चीफ बने हैं, उनका कहना है कि उनके पास 36 लेजिस्लेटर्स का सपोर्ट है। हालांकि उन्होंने जो लेटर दिया है गवर्नर को, उसके अंदर 40 एमएलएज के सिग्नेचर हैं, मतलब 30 लेजिस्लेचर हैं और 4 एमएलसी हैं। बट मतलब टोटल आप 40 मान के चलिए अगर यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास 2/3 से ज्यादा मेंबर का सपोर्ट है, और इसीलिए उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता अगर उनके पास रियल में इतने लेजिस्लेटर्स का सपोर्ट है तो। लेकिन जो एनसीपी जो पार्टी है, उन्होंने ऑलरेडी स्पीकर को एप्लीकेशन दे दिया है इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने के लिए। उन्होंने कहा है कि भैया इनके पास 8 से 10 एमएलए का सपोर्ट नहीं है, ये फालतू में 36 एमएलए का बोल रहे हैं, इसलिए इनको पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाए, क्योंकि ये 2/3 से कम है। बट अगर फाइनल डिसीजन में वो 2/3 से ज्यादा आता है तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। चलिए, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में भी। इंडिया चाइना रैंप अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द पेंगोंग सो लेक, जो हमारी है पेंगोंग सो लेक के बारे में क्वेश्चन आप मुझे नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या ये फ्रेश वाटर लेक है या फिर ये ब्रैकिश वाटर लेक है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मजा आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें पता होंगी पहले से ही। बट खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ लोकेशंस हैं, जैसे कि आपको थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में वैसे पता तो होना ही चाहिए, और आपके पास शायद मैप वर्क आपने पहले किया होगा, बट नहीं किया तो थोड़ा सा को मैं बता देता हूँ। देखिए, ये पूरी लोकेशन अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली दोनों अलग अलग हमारे यहाँ पे अभी ट्रिब्यूट हमारी जो है टेरिटरीज हैं अलग अलग, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पड़ता है इधर गिलगिस्तान, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान इसका एडमिनिस्टर करता है, ठीक है।
लेकिन इंडिया इसको क्लेम करता है ऑफ कोर्स। तो गिलगिट बाल्टिस्तान इज ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर, पाकिस्तान। उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है, ये हल्का सा ऊपर येलो, इसे शक्सगाम वैली बोलते हैं। शक्सगाम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। फिर ये पड़ता है इतना अपना यहाँ पे सियाचिन। सियाचिन तो ऑफ कोर्स इंडिया इन्वेस्टर करता है, 80% से ज्यादा सियाचिन इंडिया इन्वेस्टर करता है, 20% के आसपास वो पाकिस्तान के पास है। ये वाला इधर हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो है चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चीन है। इंडिया इसको क्लेम करता है। तो इंडिया तो कहता है भैया ये सारे का सारा जो है वो हमारे पूरे इंडिया का ही पार्ट ऑफ कोर्स, और चाइना और पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। तो ये तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और यहाँ पे देखें, इस मैप के अंदर आप देखें तो अक्साई चीन तो हम लोगों ने देख ही लिया। यहाँ पे बढ़ते हैं भैया गलवान वैली, ठीक है, जहाँ पे इश्यूज ज्यादा क्रिएट हुए थे। अनफॉर्चुनेटली 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए वहां पे। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों ने वहां पे एक नया हाईवे बनाया है। और ये हाईवे देखिए कहाँ तक जाता है, ये पूरा दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप तक जाता है। तो ये एयर स्ट्रिप हम लोगों ने बनाई है, मतलब बाई चांस अगर इस एरिया में कभी वॉर होता है तो हमारे सोल्जर्स वगैरह को बहुत जल्दी, हम लोग सोल्जर्स वगैरह को वेपन्स और खाने पीने का सामान, दवाइयां वगैरह आराम से भेज सकते हैं। इस दौलत बेग ओल्डी के बनाने के बाद ही एक्चुअली चाइना ने इश्यू क्रिएट करने यहाँ पे शुरू किए थे, क्योंकि चाइना को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया है। तो पहले तो गलवान वैली में इशू हुआ, फिर हॉट स्प्रिंग में इशू हुआ, और फिर फाइनली जो है पेंगोंग सोक लेक में हमारा इशू हुआ। पेंगोंग सोक लेक का 60% से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा वो चाइना के पास पड़ता है, 30-40% जो है वो इंडिया की टेरिटरी में आता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये है पेंगोंग सो लेक है, ठीक है। तो पेंगोंग सो लेक के ऑलमोस्ट मिडिल में से निकलती है ये। तो इसके जो है अब ये पानी के बीच में से निकलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई हार्ड बॉर्डर तो है नहीं। ये सिर्फ क्या करते हैं, जो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो वहां पे बोट वगैरह में जाके थोड़ी पेट्रोलिंग करते हैं, ऐसे ही चाइना वाले भी आते हैं। तो ये एक अंडरस्टूड सी प्रोसीजन होती है। तो ये लोग यहीं से वापस लौट जाते हैं, हम लोग यहाँ से वापस लौट जाते हैं। और यहाँ पे कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं था हिस्टोरिकली। एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में कि ये भैया ये तुम्हारा एरिया है, ये हमारा एरिया है। लेकिन फिर बाद में क्रिएट होने शुरू हुए, उन्होंने हमारी टेरिटरी के अंदर यहाँ पे वो थोड़ा घुसे, थोड़ा हम फिर उनकी टेरिटरी के अंदर चले गए, तो इश्यूज़ क्रिएट हुए। तो उसके बाद क्या किया, दोनों ने अपनी तरफ जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए हैं। चाइना काफ़ी फ़ास्ट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, परमानेंट कैंप वगैरह बना रहा है, ताकि विंटर में यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, बहुत स्नोफॉल वगैरह होता है, तो यहाँ पे कंडीशंस काफ़ी खराब होती हैं। लेकिन अभी जो है जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है दिखने में कि 12 महीने जो है वहाँ पे सोल्जर्स की तैनाती करने की सोच रहा है चाइना। इंडिया भी तो उसी के लिए रिएक्शन दे रहा है। तो हम लोग भी अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो चलता रहेगा, आर्मी अपनी प्रिपेयर्डनेस करती है फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे 2 एग्रीमेंट हैं इंडिया चाइना के बीच में, और ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये एग्रीमेंट कहते हैं कि भैया इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आपस में कभी भी गोलीबारी नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएँगे। ये कहता है 96 का एग्रीमेंट और बाद में 2005 का एग्रीमेंट। देखिए क्या कहता है एग्रीमेंट? कहता है नीदर साइड शैल ओपन फायर, cause biodegradation, use hazardous chemicals, and conduct blast operations or hunt with guns or explosive within 2 किलोमीटर from the line of actual control. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2-2 किलोमीटर तक कोई भी वेपन्स फायर को एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन घूंसे मार सकते हैं, लात मार सकते हैं, एक-दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं, लेकिन भैया गोलीबारी नहीं करेंगे। अगर बाय चांस वो फेस टू फेस आ भी जाते हैं, जैसे गलवान में आए, तो सेल्फ रिस्ट्रेंट करेंगे, मतलब गोलीबारी नहीं चलाएँगे, एस्केलेशन को अवॉइड करेंगे और कंसल्टेशन बातचीत के द्वारा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने कई बार वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा, इंडिया चाइनीज़ सोल्जर्स कभी आमने-सामने आ जाते हैं बाय चांस, तो वो गोलीबारी नहीं करते हैं, वो एक-दूसरे को घूंसे मारते हैं। पत्थर मारते हैं, और जो डंडे वगैरह होते हैं, स्टिक्स वगैरह उसके साथ कर, हालाँकि उनके पास वेपन्स होते हैं, लेकिन वेपन चलाए नहीं जाते हैं, क्योंकि 1996 का एग्रीमेंट ये कहता है। ऐसे ही वो 2005 के अंदर किया गया, जिसमें बोला गया कि नीदर साइड शैल यूज़ और थ्रेटन टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट द अदर बाय एनी मीन्स। एक-दूसरे को आप गोली चलाने की धमकी नहीं दोगे। फिर 2013 के एग्रीमेंट में यही कहा गया है कि भैया दोनों ऑल्सो स्टेट दैट नीदर साइड शैल यूज इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज अगेंस्ट द अदर। मतलब ये लीगल तौर पे एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में कि वो लोग गोलीबारी नहीं करेंगे। और 1962 के बाद एक्चुअली वहां पे गोलीबारी हुई भी नहीं है। एक छोटा छोटा सा इंसिडेंट हुआ था 89 के अंदर, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? तो कुछ लोकेशन अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो कंप्लीटली। तो ये जैसे हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे आती है गलवान वैली। एक्चुअली ये गलवान रिवर है, ठीक है? वहाँ गलवान रिवर की जो वैली है, गलवान रिवर जो है वो शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है और शोक रिवर इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? और नुब्रा भी एक शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये थोड़ा-सा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन-सी हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन-कौन सी हैं। लेफ्ट बैंक तो आपको अच्छे से पता ही है, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। ऐसे ही हमारे पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ भी आती हैं जिसमें श्योक एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, नुब्रा जो श्योक की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा फिर हमारे पास काबुल एक रिवर उधर से आती है, ठीक है? कई इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इंडस रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरीज़ है। तो ये तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको आना चाहिए। मेक ओल्डर चिल्ड्रन इन अ केयर होम लीगली फ्री फॉर द अडॉप्शन। ईरानी जी ने कहा है, क्योंकि ईरानी जी भैया अभी जो है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो इनका ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ पे जो अडॉप्शन की प्रोसेस है वो सही नहीं है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जो 6 साल से ज़्यादा वाले होते हैं, ठीक है? अगर कोई इनको अडॉप्ट करता है तो लीगली रूप से फ्री होना चाहिए, ठीक है? मेक ओल्डर चिल्ड्रन इन केयर होम्स लीगली फ्री फॉर द अडॉप्शन। ये उन्होंने बेसिकली सजेशन दिया है कि कहती हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा नियरली 66,000 चिल्ड्रन रिसाइड इन द चाइल्ड केयर होम्स across the country, but fewer than 3,000 of them are legally free for the adoption. 66,000 बच्चों में से 3,000 बच्चे ही लीगली अडॉप्शन के लिए इस समय इंडिया में अवेलेबल हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है अडॉप्शन के लिए, बच्चे अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि लीगल इश्यूज होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जाता है। तो ये तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है, इनका एक सजेशन है ये। बट इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अडॉप्शन की अनफॉर्चुनेटली संख्या कम हो रही है। अगर हम लोग डेटा की बात करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इन कंट्री अडॉप्शन 2011-12 में जो है मोर देन 5500 बच्चे हुए। 2020-21 में सिर्फ 3000 के लगभग बच्चे ही अडॉप्ट किए गए। तो लगातार ये ट्रेंड गिरता जा रहा है अडॉप्शन का, ठीक है? इंटर कंट्री की अगर बात करें मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर तो जो है ये थोड़ा-सा अप एंड डाउन चल रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी डिक्लाइन हुआ है। इसका तो सीधा-सीधा सा मतलब यहाँ पे है भई सरोगेसी, ठीक है? एक क्योंकि सरोगेसी इंडिया में जो है इलीगल डिक्लेयर कर दी गई है फॉर द इंटरनेशनल पीपल, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिक्लाइन ये हुआ है। अ, इंडिया में फिलहाल कौन-कौन से कानून हैं अडॉप्शन को लेके, वो आपको पता होना चाहिए अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो एक तो अपने पास आता है जी हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे पास है 2015। फिर हमारे पास जो है हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट जो कि लॉ मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस के द्वारा किया जाता है, 15 में इसको किया गया था। फिर इसको जो है बाद में मिनिस्ट्री ऑफ द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। अडॉप्शन लीगल राइट फॉर द हिंदूज़, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स वो किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो ये वाला है, जो कि ज़्यादातर न्यूज़ में भी रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ द वीमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशेस द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम के लिए पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट सर्व्स एज़ द नोडल एजेंसी body for the Indian child adoption and it's responsible for the monitoring and the regulating both in country and inter country adoption। तो ये जो है कारा जो बॉडी है ये इंडिया में अडॉप्शन के लेके नोडल अथॉरिटी है। जितने भी केयर हाउसेस होते हैं, अडॉप्शन हाउसेस होते हैं, उन सबको ये रेगुलेट भी करता है, मॉनिटर भी करता है टाइम टू टाइम। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अडॉप्शन को लेके इंडिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए अडॉप्शन के जो है केसेस भी कम हो रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में अडॉप्शन को लेके? ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये देखिए भई इंडिया में इस समय जो डेटा कहता है 2020-21 का कहता है कि 29,000 से ज़्यादा पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन अडॉप्शन के लिए बच्चे अवेलेबल ही नहीं। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या एक और है। बहुत सारे पेरेंट्स जो बच्चों को एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनको वापस रिटर्न कर देते हैं थोड़े समय के बाद। 6 महीना, साल, 2 साल के बाद रिटर्न करने के लिए आए। अरे कोई ये सामान थोड़ी है भाई, कि आप लेके चले गए उसके अंदर डिफेक्ट आ गया और आपने रिटर्न कर दिया। लेकिन ये समस्या अब इंडिया में काफ़ी देखने को मिल रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसमें से जो 60% से ज़्यादा जो बच्चे रिटर्न किए गए हैं, वो भैया गर्ल चाइल्ड हैं। 24% वैसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट है, मे बी जो थोड़े बहुत डिसेबल्स भी हो सकते हैं। ये समस्या है। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 साल से ज़्यादा देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 6 साल से ज़्यादा बच्चे को जब अडॉप्ट करते हो, तो उसको नए माहौल के अंदर अडैप्ट करने में समय लगता है। लेकिन पेरेंट्स के अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है।
जिन्होंने अडॉप्ट किया है कि उसको संभाल लें और फिर वो रिटर्न करने के लिए आ जाते हैं। भई ये तो शरारत करता है, ये तो परेशान करता है, ये तो खाना नहीं खाता, ये तो ये नहीं करता, वो नहीं करता। इस तरह की जो है इनसेंसिटिव जो है चीज़ें भी की जाती हैं। डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, उनको तो अडॉप्ट किया ही नहीं जाता। 2018 और 19 का डाटा ये कहता है कि सिर्फ देश में 40 जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, सिर्फ 40 बच्चों को अडॉप्ट किया गया है। फिर उसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेलिंग, बेबी सेलिंग रैकेट भी चलते हैं देश में। हॉस्पिटल्स में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो जो अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं, उनको अगर बेबी होता है, तो उनके बच्चों को हॉस्पिटल के द्वारा रख लिया जाता है, फिर उसको बाद में सेल कर दिया जाता है। ऐसे नर्सेज़ वगैरह होती हैं, ये भी देखने को मिला है। मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ द चैरिटी रांची के अंदर वहाँ पे केस पकड़ा गया था। एक नन थी वहाँ पे जो बच्चों को बेचने का काम करती थी। बाद में उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ भाई, मैंने अब तक अपने 4-5 बच्चों को बेच दिया है। ऐसे केसेस भी जो है ये तो वो है जो रिपोर्टेड हो रहे हैं, जो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं अडॉप्शन हाउसेज़ वगैरह में, उनको तो गिनती ही नहीं है। तो ये भी एक अलग समस्या यहाँ पे नज़र आती है। पैंडेमिक के दौरान में जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अडॉप्शन रैकेट जो इल्लीगल काम करते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस समय पे। और एक हमारे यहाँ पे समस्या है एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को लेके। एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को लेके चाइल्ड अडॉप्शन राइट्स या तो है ही नहीं, अगर कहीं पे है भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को बिल्कुल यहाँ से बाहर रख दिया गया है। क्योंकि सरोगेसी एक्ट हमारे पास चाहे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 हो, इसमें तो एलजीबीटी कम्युनिटी को मेंशन भी नहीं किया गया है। कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे नज़र आती है अडॉप्शन को लेके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो डेफ़िनेटली सॉल्यूशन आप इन्हीं के आस-पास लिखोगे। प्रॉपर लॉ होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को सेंसिटिव होना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ भी आप एक्शन लो, जो बाद में बच्चे को रिटर्न करने के लिए आते हैं। ऑफ कोर्स सरोगेसी लॉ को थोड़ा-सा ज़्यादा लिबरल बनाइए आप लोग। एलजीबीटी कम्युनिटी को आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये कुछ सॉल्यूशन जो है आप डेफिनिटली कर सकते हो। इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये कुछ सॉल्यूशन वगैरह आप सजेस्ट कर सकते हो। चलिए जी, छोटे-छोटे टॉपिक हैं 1-2 थोड़ा देख लेते हैं। ज़्यादा समय इसमें मैं नहीं लगाऊँगा। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि भाई दुनिया भर में क्या चल रहा है। व्हाई हैज़ द आईएमएफ व्यू ऑन द क्रिप्टो मार्केट इन द लैटिन अमेरिका चेंज्ड? क्या कहता है? देखिए, पहले आईएमएफ क्या कहता था? पहले आईएमएफ कहता था कि भैया जो क्रिप्टो करेंसी है, आईएमएफ उसको बहुत अच्छे से वेलकम नहीं करता था। आईएमएफ ये कहता था देखिए, हुआ क्या एल सल्वाडोर, ठीक है? एल सल्वाडोर दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बनी जिन्होंने बिटकॉइन को अपनी कंट्री की एक लीगल करेंसी के रूप में अडॉप्ट किया और आईएमएफ ने इस मूव को बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया, ठीक है? फिर क्या हुआ? कुछ कंट्रीज़ जैसे ब्राज़ील, ठीक है? अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर इन्होंने भी अपनी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया। उतना तो नहीं किया जितना एल सल्वाडोर ने किया है, लेकिन काफ़ी हद तक कर लिया है। अब जब इतनी सारी कंट्री क्रिप्टो करेंसीज़ को कहीं न कहीं अडॉप्ट कर रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट्स कर रही हैं, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं, तो आईएमएफ को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा। आईएमएफ का जो व्यू पहले था क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है। उन्होंने कहा है कि भई अ बैन ऑन क्रिप्टो मे नॉट बी इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन इन द रीजन। सीधी-सी बात है भाई, जब किसी देश की गवर्नमेंट ही कह रही है कि क्रिप्टो करेंसी मैं एक्सेप्ट करूँगी, तो फिर बैन करके आप क्या करोगे? फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही जब कह रही है और बहुत सारी कंट्री क्या करेंगी वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंक्लूडिंग इंडिया, हम लोग इसको भी लॉन्च करने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम लोग टेस्टिंग वगैरह इसकी कर रहे हैं। तो जब दुनिया भर की हर कंट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी न किसी तरह से क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर ही रही हैं। आईएमएफ ने अपने स्टैंड को यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो व्हाई इज़ लैटिन अमेरिका क्रिप्टो इकोनॉमी इज़ सो सिग्निफिकेंट? तो जैसे अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, है ना, इक्वाडोर ने पहले कर ही दिया है। तो ये सारी की सारी कंट्री क्या कर रही हैं? क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रही हैं। तो इनकी जो खुद की डोमेस्टिक करेंसी है, वो डीवैल्यू होती चली जा रही है। तो लोगों ने क्या किया? जब करेंसी की वैल्यू डाउन होने लगी, तो वो क्या करने लगे? यूएस डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करने लगे। अब इसके डर के चक्कर में इन कंट्रीज़ ने क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि कहीं उनकी लोकल करेंसी बिल्कुल खत्म ना हो जाए। तो एक तो इनका ये रीज़न रहा। उसके अलावा सल्वाडोर के इन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, ये आपके लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को यूज़ किया जाता है एज़ एन एसेट रादर दैन एज़ अ करेंसी, ठीक है? भैया एसेट मतलब जैसे आपने कोई गाड़ी खरीद ली, आपने कोई बिल्डिंग
रेंट पे ले लिया, आपने कोई ज़मीन खरीद ली, वो एसेट होता है आपका। करेंसी मतलब जब आप मार्केट में गए, आपने साबुन खरीद लिया, ठीक है? आपने लैपटॉप खरीद लिया, वो करेंसी होती है। तो क्रिप्टो करेंसी स्पेशली जैसे बिटकॉइन वगैरह को फिलहाल एज़ अ करेंसी यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ़ एज़ अ एसेट यूज़ किया जाता है। और जब किसी चीज़ को एज़ एन एसेट यूज़ किया जाता है, बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसका प्राइस कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है। और क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन का प्राइस तो बहुत अप एंड डाउन गया है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो $30,000 के आसपास चल रहा है 1 बिटकॉइन का। एक समय हुआ करता था इसका प्राइस जो है वो 67,000 हो चुका था। तो कितनी सारी वेरिएशन यहाँ पे नज़र आती है। तो इसीलिए ये सेफ तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, सीधी-सी बात है। ठीक है? तो ये एल सल्वाडोर के बारे में ही जो है कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, तो आपको इतनी ज़्यादा लिखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? उसके अलावा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड द सीबीडी? सीबीडीसी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जो कि हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी होती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है और जो क्रिप्टो करेंसी होता है, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता। ठीक है? अलग-अलग क्रिप्टो करेंसी हाउसेज़ होते हैं, प्राइवेट हाउसेज़, वो इनको जो है रिलीज़ करते हैं। कोई जो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन के ऊपर या जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक की हमारी जो करेंसी होती है, इसके ऊपर डेफिनिटली गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है। ठीक है? गवर्नमेंट को हर चीज़ के बारे में पता होता है, भैया कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये हमारी नॉर्मल करेंसी के जैसा होता है, लेकिन इसकी ट्रांज़ैक्शन डिजिटली होती हैं, फिज़िकल फॉर्म में नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क होता है। जैसे चाइना की एक ईआरएमबी ई-रेनमीबी, ठीक है? इन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया है चाइना में, लास्ट ईयर जो है 13 बिलियन से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन हुआ। ऐसे ही हमारा आरबीआई ने भी कुछ लॉन्च किया है, ऐसे ही अमेरिका, मोस्टली कंट्री आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में इस तरह की डिजिटल करेंसीज़ लॉन्च करने वाले हैं। हमारे जैसे यहाँ पे ई-रूपी है, ठीक है? ये चीज़ है। एक पॉइंट और प्रीलिम्स के लिए बताता चलूँ, बहामास इन द कैरिबियन वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस इट्स सैंड डॉलर सीबीडीसी। तो स जो वहाँ का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, बहामास का, उसका नाम है सैंड डॉलर और दुनिया की पहली कंट्री बनी थी जिसने ऑफिशियल तौर पे अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। ठीक है? तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ के लिए चाहिए। चलो, थोड़ा बहुत एक और आर्टिकल देख लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में बहुत उलझनें चल रही हैं भाई, ठीक है? बहुत प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में। इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, 2022 में फ्लड आया, डेट डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे पहुँच गया पाकिस्तान। उसके अलावा वहाँ तहरीक-ए-इंसाफ के बीच में और वहाँ की जो आर्मी है, उसके बीच में इश्यू हुआ मतलब जो वहाँ पे उनकी जो क्रिकेटर थे है ना इमरान खान, उनकी पार्टी के बीच में और आर्मी के बीच में क्लैशेज़ हुए, प्रोटेस्ट हुए दुनिया भर के। फिर उसके बाद जो है जुडिशरी के बीच में भी क्लैशेज़ हुए। मतलब आप कोई ऐसा एरिया बताइए जहाँ पे पाकिस्तान में एक इश्यू ना हो। चाहे मिलिट्री हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिकल क्लास हो, इकोनॉमी हो, भैया चारों तरफ से जो है बेचारों का बैंड बज रहा है। ठीक है? तो वहाँ पे कुछ चेंजेज़ किए गए। चेंज पहले क्या होता था पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाना मतलब कब इलेक्शन होगा, ये डेट तय करना, डिसाइड करना ये प्रेज़िडेंट के हाथ में हुआ करता था, ठीक है? लेकिन अब वहाँ पे रूल चेंज कर दिए गए हैं। कब इलेक्शन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा अभी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो एक यहाँ पे ये चेंज हुआ है, ठीक है? ये चेंज पॉलिटिकल चेंज है बेसिकली। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसके लोग बैठे हुए हैं? गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं। तो डेफिनिटली वो गवर्नमेंट की ही फेवर करेंगे, राइट? प्रेज़िडेंट किसकी फ़ेवर करते हैं? जो उनको अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर की फ़ेवर करते हैं। तो ये कुछ और जो वहाँ के प्रेज़िडेंट को अपॉइंट किया गया है, वो तो इमरान खान के द्वारा किया गया था, तो उनकी फ़ेवर कर रहे थे। इस प्रेज़ेंट सरकार की तो नहीं कर रहे थे। तो ये पूरा हंगामा वहाँ पे हुआ पड़ा है इस समय और नवाज़ शरीफ जो कि इस समय देश से बाहर हैं करप्शन चार्जेज़ की वज़ह से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन को थोड़ा डिले कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में आएँ और वो इलेक्शन लड़ें। तो ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएँगे। मिलिट्री का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि पाकिस्तान में ना एक्चुअली पावर कहाँ है, वो सबको पता है, वो मिलिट्री के पास है, ठीक है? एक हमारे यहाँ पे जुडिशरी पड़ती है और एक वहाँ पे जो है पॉलिटिकल क्लास है। तीनों के बीच में इसमें से मिलिट्री सबसे पावरफुल होती है जिसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। जुडिशरी भी कभी-कभी दिखाने की कोशिश करती है कि भैया तुम भी पावरफुल हो और पॉलिटिकल क्लास तो बेचारे वाले कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो तो आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं जो 5 साल रहा हो पावर के अंदर। 2 साल, 1.5 साल के बाद उनको हटा ही दिया जाता है, करप्शन वगैरह के चार्जेज़ में या कुछ और।
चार्जेस वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो इमरान खान जो थे, उनका पाक भैया मिलिट्री के साथ पंगा हो गया। अब पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ पंगा कैसे ले सकते हो आप? नहीं ले सकते ना। तो जैसे उन्होंने पंगा लिया, तो वैसे ही कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के उनको हटा दिया गया। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को सीधा-सीधा सपोर्ट किसका है? यूएसए का है। सीधी-सी बात है भाई, उनको हथियार देना, पैसा देना, वो तो सब यूएसए से ही आ रहा है। अब इमरान खान ने जो है वो अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे, मिलिट्री के खिलाफ बोलने लगे, तो उनको हटा दिया गया। अब जब उनको हटाया, तो भैया इमरान खान वाले सपोर्ट में आ गए, सड़कों पे आ गए बहुत सारे लोग। अब उनके खिलाफ जो है वो एक-एक करके एक्शन लिए जा रहे हैं। तो मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं, उनको एक-एक करके कोर्ट्स में लेके जा रहे हैं, इनको गायब कर दे रहे हैं, किसी को एनकाउंटर करा दे रहे हैं। तो बहुत सारे जो लोग सपोर्ट में थे इमरान खान की, जैसे परवेज़ खट्टक खट्टक हो गए या शिरीन मज़ार हो, ये छोड़ के चले गए उनको बेचारे को। तो ये बेचारे अकेले रह गए हैं, आइसोलेटेड से हो गए हैं, पता नहीं इनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। उसके अलावा इकोनॉमी की अगर बात करें तो उन्होंने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, देखिए यहाँ से यूपीएससी में बड़ी क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में, श्रीलंका को भी इसके तहत पैसा दिया जा रहा है। तो आईएमएफ से उन्होंने हेल्प माँगी कि भाई साहब पैसा दे दीजिए, लेकिन आपको पता है कि आईएमएफ बिना टर्म्स एंड कंडीशन के पैसा नहीं देता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली यही होती है आईएमएफ की कि आप अपने जो है फिस्कल डेफिसिट को कम करो, बजट डेफिसिट को कम करो, टैक्स रेट्स बढ़ाओ, जो सब्सिडी दी जाती हैं उसको कम करो, यही काम होता है आईएमएफ का। तो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि ये सब करे, तो पाकिस्तान में कुछ नए टैक्सेस लगाए गए हैं, कुछ सब्सिडीज़ को हटाया गया है ताकि आईएमएफ का हेल्प मिले। और आईएमएफ ने एक्चुअली उनको हेल्प कर भी दिया है स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत। तो ये एग्ज़ाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ठीक है? तो इसे थोड़ा-सा ज़रूर पढ़ें। स्टैंड बाय एग्रीमेंट बेसिकली आईएमएफ के द्वारा एक ऐसा प्रोविज़न होता है, जिसमें इमरजेंसी के तौर पे आईएमएफ हेल्प कर देता है किसी भी कंट्री की, अ, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बाद में लागू होती हैं। श्रीलंका के केस में क्या हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन पहले लागू की जा रही हैं, उसके बाद उनको हेल्प दी जा रही है। क्योंकि श्रीलंका के अंदर अमेरिका का उतना डोमिनेंस नहीं है, चाइना का ज़्यादा डोमिनेंस है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए यहाँ पे आईएमएफ ने बस क और यही आईएमएफ के ऊपर बेसिकली आरोप लगाया जाता है कि वो अमेरिका के कहने पे सब कुछ करता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेता है। जैसे कि यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ झट से हेल्प कर देता है। लेकिन श्रीलंका वाले बेचारे 3 साल से रो रहे हैं, उनको हेल्प मिल ही नहीं रही है। एक तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। तो भैया अगर पाकिस्तान को हेल्प नहीं मिली बाई चांस और वो कोलैप्स हो गया, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हो सकता है किसी और के हाथ में लग जाएँ। बाकी अमेरिकन जो आर्मी है, उसका कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान वगैरह में, इराक वगैरह में इधर ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए उसको वहाँ की आर्मी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए पाकिस्तान को जो जो रिलेशन है अमेरिका का पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म रिलेशन, कोल्ड वॉर के समय से जो चला आ रहा है, तो इसलिए उसको थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ेवर मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ना कुछ वहाँ के जो जज साहब हैं, वो भी रिटायर होंगे, नए जज आएँगे, जो कि गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज़ हैं। तो ये सब वहाँ पे चलने वाला है, तो ये थोड़ा-सा उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो फ्री स्पीच के बारे में बेसिकली बात करता है। कुछ खास इसमें मुझे खास लगा नहीं। बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था लास्ट वीक, आपको अच्छे से याद भी होगा, हम लोगों ने किया भी था इस टॉपिक को। तो बात ये है कि ट्विटर कोई एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ट्वीट वगैरह करके कुछ ट्वीट किया था अगेंस्ट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने फिर ट्विटर को ये रिक्वेस्ट भेजा कि आप इनके ट्वीट को डिलीट कर दीजिए, इनका अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए। ट्विटर ने कहा कि भैया नहीं, हम उनके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेंगे। क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट फ्री स्पीच। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना कोई बुरी बात तो नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो, डेमोक्रेसी है। और ये मामला चला गया हाई कोर्ट में, तो ट्विटर हाई कोर्ट पहुँचा सीधा, और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि साहब ऐसे-ऐसे करके बात, हाई कोर्ट ने कहा बेटा, आपको उनका अकाउंट तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा। उसके साथ-साथ 50 लाख रुपए का आपके ऊपर फाइन भी लगेगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं माना है। ठीक है, 50 लाख का फाइन अलग से लगाया, इसके अलावा 5,000 का फाइन अलग से लगाया। और अगर वो नहीं मानेंगे, टाइम पे अगर ये 50 लाख रुपए नहीं देंगे, तो हर रोज़ का 5,000 रुपए एक्स्ट्रा उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो ब्लॉक तो किया ही, मतलब करना ही है, पैसा भी देना है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये तो फ्री स्पीच के बिल्कुल अगेंस्ट चला गया। सोशल मीडिया किस लिए होता है? मीडिया किस लिए होता है इन जनरल? अपनी स्पीच को सामने रखने के लिए। अब सरकार को पसंद नहीं आ रही है तो वो उसकी गलती थोड़ी ना है। वो तो अपने माइंड से बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं। फ्री स्पीच एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं। कुछ ग्राउंड्स के ऊपर आपकी फ्री स्पीच को रोका जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे 8 ग्राउंड हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर भी दिए हुए हैं।
sovereignty and the integrity of India, defense of India, security of the state, friendly relation with the state, foreign state, public order, or for the preventing incitement to the community of any cognizable offense relating to the above. ये 8 ग्राउंड ऐसे होते हैं जिसके केसेस में आपकी फ्री स्पीच को रोक दिया जा सकता है। ठीक है? उसके अलावा अपने पास जो आईटी एक्ट 2000 है, इसका जो सेक्शन 69 ए है, ये भी अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि भैया आप किसी कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑन दीज ग्राउंड्स। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यस, ये जो सेक्शन 69 ए है, ये बिल्कुल लीगल है। ठीक है? और यहाँ पे ठीक ठाक सेफ गार्ड दिए गए हैं किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये श्रेया सिंगल वाला केस बनता है कई साल पुराना। ये पूरा मामला वहां पे बन रहा था। लेकिन इनका मैडम का कहना है कि गायत्री जी का कहना है और राधिका जी का कहना है कि जो प्रेजेंट जो कर्नाटका वाला इशू हुआ है, इसके अंदर ये जो 8 ग्राउंड हैं, वो कहीं पे भी वायलेट नहीं हो रहे थे। सरकार ने ये कहा कि ये जो एक्टिविस्ट थे, ठीक है? उनका नाम यहाँ पे दिया गया आकार पटेल। ये एक्टिविस्ट जो भी ट्वीट करते हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट भी डेंजर हो सकता है। इसके बेसिस पे हम इनके ट्विटर के अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हैं। ऐसा सरकार का आर्गुमेंट था, लेकिन इन मैडम का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो यार आप कुछ भी बोलो, किसी ना किसी का दूर-दराज रिलेशन निकाला ही जा सकता है कि इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो आर्टिकल 19(2) जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, और सेक्शन 69 ए जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ तो कहीं लिखी नहीं हुई है। आप ये क्लियरली देख सकते हो, पढ़ सकते हो। क्या इनके अंदर कहीं फेक न्यूज़ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये जो ग्राउंड्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ कहीं है ही नहीं। तो आप कैसे उनको ब्लॉक कर सकते हो? आपने कहा कि अच्छा मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, तो लोगों के अंदर परेशानी होगी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि यस, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में गवर्नमेंट, आप कुछ भी स्पीच लिखिए, कुछ भी ट्वीट करिए, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिए लिखिए, तो गवर्नमेंट तो हमेशा यही कहेगी कि इसकी वजह से ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये अरे भाई हुआ तो नहीं, हो सकता था इज़ अ डिफरेंट थिंग। और जो प्रोविजंस आप बोल रहे हो तो मेंशन ही नहीं है फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मैडम का ये कहना है कि ये जो चीज़ें हैं वो इल्लीगल हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने गलत किया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसका यूज़ करके गवर्नमेंट आने वाले समय में फ्री स्पीच को को जो है वायलेट कर सकती है, ठीक है? उसको दबा सकती है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए ओवरऑल खतरा है। तो फ्री स्पीच होनी चाहिए, डेफ़िनिटली होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर होना भी चाहिए। हर किसी को अधिकार है वो अपना विचार जो है वो एक्सप्रेस करे, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। बट अधिकारों के साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है। ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि भैया बोलिए आप, नो डाउट, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि समाज के अंदर जो है वो नफ़रत फैल जाए, है ना? लोग आपस में लड़ने लगें। तो उस केस में रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल तरीके से फ्री स्पीच करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा-सा इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो आज हम लोग इसके साथ यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।